एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप दोनों का पास कॉल कीजिए। नोट्स होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं कोर्स का दाम कितना हो जाएगा 89,100 ये रहा आपके कोर्स का दाम। हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊं हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं। बीच में गैप हो गया, लंबा गैप 3-4 दिनों का, तो हड़प्पा सभ्यता यही हम लोग देख रहे थे ना। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने देख लिया। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसका कालखंड कौन कौन सा है ये हम लोगों ने समझ लिया है। फिर हम लोग इसके स्थलों के बारे में देख रहे थे। इसके द्वारा जितने भी स्थलों की प्राप्ति हुई है उन सभी स्थलों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और उसमें सबसे पहला स्थल मैंने आप लोगों को बताया था मोहनजोदड़ो। ये स्थल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना। किसी को भी इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरा स्थल हम लोगों ने किसके बारे में कंप्लीट किया है, लोथल के बारे में कंप्लीट है आप सभी लोगों को, लोथल के बारे में। और तीसरा स्थल कौन सा, तो कालीबंगा। कौन सा है, कालीबंगा। क्या आप में से जितने बच्चे यहाँ क्लास देख रहे हैं ये तीनों का तीनों आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन भी आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है आप लोगों ने किया होगा और कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं होगा। है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग किसको स्टार्ट करने वाले हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा। जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, चान्हू दरो। कौन सा है, चान्हू दरो। तो हम लोग आज क्लास में चान्हू दरो के बारे में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या, चान्हू दरो से सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका खोज सबसे प्रथम बार किसके, मुझे एक अनअकैडमी टीचर का फोन आया हुआ, सब्सक्रिप्शन प्राइस पढ़ने वाला है मेरा इसका खोज किसके द्वारा किया गया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका खोज किसके द्वारा किया गया। इसका खोज अगर देखा जाए ना तो 1931 में, 1931 आप लोग कमेंट करके बताइए तो किसने इसका खोज किया था। और यह आप लोगों को बताना है या मोहनजोदड़ो से, या मोहनजोदड़ो से 123 किलोमीटर, 123 किलोमीटर सिंध वाला क्षेत्र देखा जाए तो सिंध वाले क्षेत्र में इसकी क्या है, प्राप्ति होती है। तो कहां पर 123 किलोमीटर सिंध नदी के किनारे स्थित है। सिंध नदी के डबल आवाज आ रही है क्या, लवली जी जैसे बता रही है कि यहाँ पर डबल आवाज आ रही है क्या, आप सभी लोग को डबल आवाज आ रहा है क्या, एक बार आपको बताइए। डबल आवाज आ रहा होगा तो मैं अपनी तरफ से रिफ्रेश कर दूंगा। नहीं आ रहा है सतेंद्र जी, नहीं आ रहा है, सिकंदर नहीं आ रहा है, चलिए आई थिंक नहीं आ रहा होगा। एक बार लवली जी आप अपनी तरफ से रिफ्रेश कर लीजिएगा, दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, क्या पता सही हो जाए। तो सिंध नदी के किनारे ये क्या है, स्थित है। और इसकी खोज किसने किया हुआ था, इसकी जो खोज करने वाले थे उनका नाम है गोपाल मजूमदार। क्या नाम है, गोपाल। ये आगे का पढ़ना है जी, बनावली पे भी मैं आ रहा हूँ। अच्छा ये चान्हू दरो बता दिया हूं क्या मैं, चान्हू दरो बता चुका हूं क्या, अगर बता दिया तो बताइएगा क्योंकि मुझे याद नहीं, मुझे लग रहा था किसका है। अच्छा अच्छा चलिए कोई ना। यहां से तीनों प्रकार के स्थलों की, तीनों प्रकार के साक्ष्य की क्या हुआ है, प्राप्ति हुआ है। और वो तीनों प्रकार के साक्ष्य कौन कौन से हैं, यहां से प्राप्त हुआ है हड़प्पा का। दूसरा देखा जाए तो विकसित हड़प्पा का भी यहीं से साक्ष्यों की प्राप्ति हुआ है। अच्छा चलिए आप लोगों ने बताया तो सही लेकिन बहुत लेट करके। और तीसरा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, उत्तर हड़प्पा। कौन सा है, उत्तर हड़प्पा। इस प्रकार के साक्ष्यों की यहाँ पर क्या है, प्राप्ति हुआ है। यहीं से देखा जाए तो मंका बनाने वाले कारखाने की प्राप्ति हुआ है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए चूहे के पंजे, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे की प्राप्ति हुआ है, यही वो स्थल है। और यहीं पर सौंदर्य प्रसाधन का सामग्रियों की प्राप्ति हुआ है। और वक्राकार ईंटों की भी प्राप्ति कहां से हुआ है, तो चान्हू दरो से हुआ है। और ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया है, लास्ट क्लास में इसके बारे में बता दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बनावली। कहां पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बनावली। चलिए अच्छा तो बनावली कहां पर प्राप्त होता है, अपने से बताइए, चलिए रिवीजन कर लीजिएगा। बनावली कहां पे प्राप्त होता है, हिसार जिला। कहां पे होता है, हिसार जिला। जल्दी से आपको कमेंट करके अपने मन में बताइए इसका खोज किसके द्वारा किया गया। तो रविंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इसका खोज किया गया था। और ये घाघर नदी अर्थात सरस्वती नदी के मतलब आसपास में पाया जाता है। यहां से जो मिलने वाले साक्ष्य है ना, वही साक्ष्य सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप लोगों को मैंने करवाया इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि साक्ष्य कौन कौन से मिले। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि तांबे का बण, तांबे का बतागर की प्राप्ति कहां से हुआ है, तो वो कहां से हुआ है, बनावली से हुआ है। हल की आकृति का खिलौना की प्राप्ति कहां से हुआ है, तो कहां से हुआ है, बनावली से हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति कहां से हुआ है, तो कहां से हुआ है, बनावली से हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपको याद करेगा। और एक और अच्छी बात है बनावली के बारे में कि पहिए का निशान, बैलगाड़ी के पहिए का निशान कहां से प्राप्त हुआ है, तो कहां से, बनावली। बस इसके बारे में इतना आपको जान लेना है। और अब हम लोग आज का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं और वो कौन सा है, धौलावीरा। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा धौलावीरा। चलिए आप सभी लोग बताइएगा धौलावीरा किसका स्थलों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो एक साक्ष्य पूछा जाता है, खोज पूछा जाता है और कभी-कभी नदी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग तीनों पर हाँ संपर्क होता है, सर्किट संकोण पे नहीं होकर एक दूसरे के समानांतर पे काटती थी। वहां आपका बनावली का बिल्कुल सही, आपका कुटिया चेतना जी बिल्कुल, प्रिया दास जी आप लोग का सही है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ फिर से रूबरू होकर। और अब शायद कंटिन्यू मेरी क्लासेस रहेगी। अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है गुजरात के भचाऊ जिले में। कहां पर, गुजरात के भचाऊ जिले में इसकी क्या है, प्राप्ति है। सेकंड क्वेश्चन, इसका खोज किसके द्वारा किया गया, इसका खोज किसके द्वारा किया गया, इसका खोज किया गया था 19, क्या बात है मास्टर जी, आपकी किताब में तो मेरे इतना पॉइंट पढ़ा ही नहीं किताब, इसीलिए तो एक बार मेरा कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए और उसके बाद किताब जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को किताब भी समझ में आ जाएगा। अलग अलग किताबें नहीं पढ़ना आप लोगों को। किसका खोज किसने किया हुआ था, तो 1978 में, 1978 में इसका जो खोज करने वाले थे उनका नाम क्या था, जगपत जोशी। क्या नाम है, जगपत जोशी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जा सकता है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है धौलावीरा का, इसका मतलब ही होता है सफेद कुआं। क्या होता है, सफेद कुआं। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं होता है। हम लोग अपने हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। भचाऊ जिले में, कहां पर, गुजरात के भचाऊ जिले में इसकी क्या है, प्राप्ति है। 1978 में
1978 में इसका जो खोज करने वाले थे उनका नाम क्या था? जगपत जोशी। क्या नाम है? जगपत जोशी। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा सकता है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है धौलावीरा का? इसका मतलब ही होता है सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट देखा जाए तो यहां से पर्याप्त मात्रा में आयताकार मोहरों की प्राप्ति हुआ है और जिन पर एक सिंग वाले पशु के चित्र का अंकन की प्राप्ति हुआ है। समझिए मेरी इस लाइन को, मैं क्या बता रहा हूं? मैंने ये बताया कि यहां से सबसे ज्यादा मात्रा में आयताकार मोहरों की प्राप्ति हुआ है। किस प्रकार की मोहरों की प्राप्ति हुआ है? तो आयताकार मोहरों की प्राप्ति हुआ है और जिन पर एक सिंग वाले आयताकार एक सिंग वाले पशु के चित्र का अंकन किया गया उन मोहरों पर। तो लिखिएगा यहां से पर्याप्त मात्रा में आयताकार मोहरे प्राप्त हुई है और इन्हीं आयताकार मोहरों पर देखा जाए जिन पर एक सिंग वाले पशु के चित्र का अंकन हुआ है। तो इसमें क्या है? आयताकार। आपसे सीधा अगर पूछा जाए कि आयताकार मोहरों की प्राप्ति सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है तो वो कौन सा है? धौलावीरा है और यहीं पर एक सिंग वाले पशु के चित्र का भी अंकन हुआ है। तो एक सिंग वाले पशु के चित्र की भी प्राप्ति हुआ है। तो ये टोटल पॉइंट्स हुआ। अब यहाँ के साक्ष्यों के बारे में बताया जाए, यानी कि धौलावीरा के बारे में एक पॉइंट और यहाँ पर कि एकमात्र नगर है धौलावीरा जो है वो एकमात्र नगर है जिसके नगर विभाजन ठीक है, इसका नगर विभाजन आप लोगों को मैंने समझाया हुआ था कि नगर विभाजन मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो दो पार्ट में था ना, एक उत्तरी और पश्चिमी ध्रुव में जो है क्लियर डिवाइडेशन हुआ था, लेकिन एकमात्र ऐसा नगर है जिसका नगर विभाजन कितने भागों में है? 3 भागों में है। वह कौन सा है? धौलावीरा है। वो नगर कौन सा है? धौलावीरा है। तो इसके नगरों का विभाजन कितने पार्ट में है? तो 3 पार्ट में। कौन कौन सा है? इसमें एक है दुर्ग भाग। कौन सा है? दुर्ग भाग है। और यही जो दुर्ग भाग है सबसे ऊपर वाले पार्ट पर यह पाया जाता है, यानी कि ऊपरी भाग। जो दुर्ग भाग है यह सबसे ऊपरी वाले पार्ट में पाया जाता है। इसमें दूसरा मिलता है दुर्ग भाग का मतलब ये हुआ कि उसके मकान के चारों तरफ से क्या किया गया है? किलानुमा आकृति बनाया गया है। तो वह पार्ट कौन सा हो गया? दुर्ग भाग हो गया। दूसरा देखा जाए तो दूसरा इसमें है मध्य भाग। कौन सा है? मध्य भाग है। और एक सबसे निचला भाग है। तो टोटल सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा है एकमात्र ऐसा नगर है जिसका नगर विभाजन टोटल कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में उसके नगर का विभाजन किया गया है। ऊपर वाला भाग दुर्ग होता है और सबसे नीचे है और बीच में एक मध्य भाग का बारे में बताया गया। चर्चा ये इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि जो दुर्ग भाग है इसमें संप्रभात वाले लोग रहते थे, यानी कि संभात वाले लोग रहा करते थे, जिनके पास रोकड़ा ज्यादा होता है, जिनके पास मनी ज्यादा होता था, उस प्रकार के लोग इस दुर्ग वाले भाग में रहा करते थे। मध्य वाले भाग में जो सैनिक श्रेणी के लोग होते वो उस प्रकार के लोग मध्यम वाले पार्ट में रहा करते थे और सबसे नीचे वाले पार्ट में जो मजदूर श्रेणी के लोग थे उनका निवास स्थान। यह अनुमान लगाया जाता है क्योंकि वहां की लिपि को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है और जब लिपि को नहीं पढ़ा गया है तो सिर्फ इतिहासकारों के द्वारा अनुमान पे अपनी बातों को कहा जाता है। कहीं हुई बातें गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जब हम लोग इसको मेंस लेवल पे पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग अलग अलग इतिहासकारों का विवेचना भी करते हैं कि किसकी बातें गलत है और किसकी बातें सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नगर पे आते हैं और नेक्स्ट नगर कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट नगर पे आते हैं। नेक्स्ट नगर अगर देखा जाए कौन सा है, मैं एक बार में सारी नदियों के बारे में लिख दे रहा हूं, एक साइड पे स्थल और दूसरी साइड नदियां भी कर दूंगा मैं। तो एक यहां पर देखा जाए सुरकोटदा। कौन सा है? सुरकोटदा। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि वर्तमान में यह कहां पाया जाता है? वर्तमान में कहां पाया जाता है? तो वर्तमान में कहां? यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। और कल ही मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों को ग्राफ के द्वारा दिखाया कि कच्छ वाला प्रांत है कहां पर। तो आई थिंक अभी इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये पाया कहां जाता है? ये प्राप्त कहां पे है अभी? सुरकोटदा। तो गुजरात के। और गुजरात के कौन से प्रांत में? तो कच्छ वाले क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से यह पूछा जाए यह कौन सी नदी है? यहां पर कौन सी नदी है? ये किस नदी के किनारे पाया जाता है? तो लूनी नदी के किनारे। कौन सा? या लूनी नदी के किनारे यहां पर पाया जाता है। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका खोज किसने किया था? सभी लोगों को बताना है और लिख भी लेना, अपना नोट्स बनाते हुए चलना है। इसका खोज किसने किया था? तो जगपत जोशी ने किया था। किसने किया था? जगपत जोशी ने। और कब किया था? 1964 में इसका खोज जगपत जोशी के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि यहां से किस प्रकार के साक्ष्यों की प्राप्ति होती है? तो यही एक ऐसा स्थान है जो आधुनिक में आप लोग कहते हैं ना शॉपिंग मॉल गए हुए हैं। एक प्रकार से विशाल नुमा मकान की प्राप्ति हुआ है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की दुकानें दिखी है। तो जो जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की दुकानें जब दिखी है तो इतिहासकारों के अनुसार यह माना गया कि देखो वो ना हो सिंधु घाटी सभ्यता का यह शॉपिंग मॉल होगा, यानी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अगर पूछा जाए आपसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की प्राप्ति कहां से हुआ है, कहां से मिल रहा है, तो ये कौन सा स्थल है? सुरकोटदा। कौन सा स्थल है? तो सुरकोटदा। हाँ, क्रिक के पास। अब कौन सा क्रिक? जल्दी से बताइएगा। 4 क्रिक मैंने बताया था ना, 4 क्रिक का मैंने बताया था ना, कौन से क्रिक के बाद ये भी बताइएगा कौन से क्रिक के पास, ये आपको बताना है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहां से प्राप्त हुआ है छसर क्रिक। ये सर क्रिक तो आगे हो गया, उसके पीछे वाला एक और क्रिक मैंने बताया था। और यहीं से आपको घोड़े की हड्डी की प्राप्ति हो रही है, राजहर की क्रिक। बिल्कुल सही आपने बताया, कुडियार चेटना जी, वेरी गुड। यहां से घोड़े की हड्डी की भी प्राप्ति हुआ है और ये आपके पेपर में आ चुका है कि घोड़े की हड्डी के प्रमाण राजहर क्रिक है। राजहर क्रिक, हाँ सर क्रिक जो होता है वो उन दोनों के बीच में स्थित है। बहुत अच्छा प्रियादास जी, बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते जाएं, अपना कांसेप्ट क्लियर करते जाएं तो आपका नोट्स भी रहेगा साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जी राजहर गुजरात में। इंपोर्टेंस कौन सा है? घोड़े की हड्डी वाला, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है। तो ये सुरकोटदा में अभी फिलहाल इतना ही हम लोग को जानना है, हम लोग को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, कौन सा? रंगपुर। किसके बारे में? रंगपुर। अगर हम रंगपुर के बारे में देखें इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा सकता है कि ये कहां पर पाया जाएगा? तो ये गुजरात में। और गुजरात में कहां पर? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में। कहां पर पाया जाता है? ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में इसकी प्राप्ति हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन, इसका खोज किसने किया था?
जो रंगपुर है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका जो खोज करने वाले थे, या 1958 ईस्वी में, कब 1958 ईस्वी में किसने किया हुआ था? यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसका रंगपुर का खोज किया था। अब यहां से यह पूछा जाएगा कि यहां से थोड़ा सा बोरिंग तो आप लोगों को नहीं लग रहा है ना, क्योंकि यही आपके पेपर का महत्वपूर्ण है। तो मैं वो सारी चीजें कलेक्शन करके मैं एक साथ लिखवा देने का ट्राई करता हूं, ताकि जब आप लोग पेज पलटे तो साक्ष्य और सारी चीजें आप लोग को मिलता जाए, कुछ नया चीज मिले तो उसमें आप लोग वहीं पे साइड में ऐड भी करते जाए। तो साक्ष्यों की प्राप्ति यहां से कौन कौन से साक्ष्य का हुआ है? तो यहां से अगर देखा जाए ना, तो धान की भूसी, ठीक है, किस साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धान की भूसी का साक्ष्य क्या है? अच्छा जी, थैंक यू। तो धान की भूसी की प्राप्ति कहां से हुआ है? रंगपुर से। और कौन सी नदी है? यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रंगपुर कौन सी नदी के पास है, तो उस नदी का क्या नाम है? महर नदी। कौन सी नदी है? तो महर नदी के किनारे यह स्थित है। महर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में खोज किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक, यहां से धान की भूसी की प्राप्ति हुआ है। और ये हमारे पेपर में आप पीसीएस लेवल में देखेंगे तो नहीं पता कितनी बार पूछा जा चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यह धान की भूसी। तो अगर आप बीपीएससी का पेपर देने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको इस बार बीपीएससी देना है या यूपीपीसीएस का, तो यूपीपीसीएस आगे के लिए, तो ये चीजें आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके पेपर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब हम लोग इसके बारे में देखें, आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में देखा जाए, इसमें भी वही क्वेश्चन, कहां पर? सबसे पहले आलमगीरपुर है कहां पर? तो मेरठ वाला पार्ट है ना, अर्थात हम ये बोल सकते हैं ये कहां पर पाया जाता है, पाया गया? तो ये पश्चिमी यूपी के मेरठ जिला में। कहां पर? तो पश्चिमी यूपी के मेरठ जिला में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सी नदी के पास है? तो उस नदी का नाम क्या है? हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी है। याद रखेंगे कौन सी नदी है? हिंडन नदी के किनारे यह प्राप्त हुआ है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर नामक स्थल, जो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, उसकी प्राप्ति हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन सबसे मेन कि साक्ष्यों की प्राप्ति कौन कौन सा हुआ है? आलमगीरपुर से अगर साक्ष्यों को देखा जाए तो साक्ष्यों की प्राप्ति हो रहा है। तो यहां से तो एक साक्ष्य की प्राप्ति हो रहा है कि रोटी बनाने वाला, यानी कि रोटी के बनाने वाला एक बर्तन की प्राप्ति हुआ है। हम ये बोल सकते हैं कि यहां से रोटी बनाने का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। ये भी क्वेश्चन आपसे जो होता है पेपर में आ सकता है कि रोटी बनाने का साक्ष्य की प्राप्ति कहां से हुआ है? तो वो स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है। तो रोटी बनाने का साक्ष्य हुआ है। और दूसरा पॉइंट देखा जाए तो यहां के बर्तनों पर मोर तथा गिलहरी का अंकन है। ठीक है, सीधा इंसान थे तो रोटी भी खाते होंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंसान थे तो रोटी भी खाते होंगे, लेकिन रोटी बनाने का प्रोसेस, एक आपसे अगर कहा जाए रोटी बनाओ, या जब आप अभी आपको लग रहा है कि रोटी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस समय की स्थिति का आप परिकल्पना कीजिए जब इंसान इन सब चीजों से नहीं, पता ही नहीं था। तो जब पता ही नहीं था, आग जलेगा तभी तो रोटी बनेगा। यानी कि आग के बारे में जानकारी भी हुआ था, आग का प्रयोग करना भी जानते थे, आटे को पीसना भी जानते थे, तब तो रोटी बनाना, यानी कि इन सब चीजों का ज्ञान उनको हो चुका था। यहाँ रोटी बनाने के साक्ष्य का एक ही मतलब है कि उनको इन सभी चीजों का ज्ञान हो चुका था। और वहीं पर जब हम लोग मेसोपोटामिया वाला करेंगे तो मेसोपोटामिया पर ये सारी चीजें नहीं था। आग के बारे में तो जानकारी था, लेकिन उसके उपयोग के बारे में उन लोगों को जानकारी उतना ज्यादा नहीं हुआ था। रोटी का साक्ष्य वहां पे नहीं मिला है ज्यादा, लेकिन यहाँ मिल गया है। इसलिए हमारे लिए क्या हो गया? सर इस टाइम आग था, हाँ जी, तभी तो रोटी बनेगा ना। और पहले आप मेरी पुरानी क्लास देखिए, मैंने बताया ना कौन कौन से समय आग का जो प्रयोग हुआ है। तो आलमगीरपुर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आलमगीरपुर से हम लोगों ने क्या देखा? बर्तन पर मोर और गिलहरी का भी अंकन प्राप्ति हुआ है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट स्थल के बारे में, और वो स्थल कौन सा है? सुल्तानडेंगोर। सुल्तानडेंगोर ये नाम है। और ये कहां पाया जाता है? तो ये पाया गया है बलूचिस्तान में। कहां का स्थल है ये? तो बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान के समीप पाया गया है। और बलूचिस्तान के समीप में अगर देखा जाए तो नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे पाया गया है? वो नदी कौन सा है? दास नदी। ठीक है, अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो करने वाले हैं वो किसने किया हुआ था? 1927 में। कब? 1927 ईस्वी में आर.एल. एस्टाइन ने किया था। देखिए, जो मैंने बताया आप लोगों को, आलमगीरपुर यह माना जाता है कि इसका सबसे पूर्वी भाग है, यानी कि पूरब की तरफ। और ये जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं, सेकंड पॉइंट सुल्तानडेंगोर, तो सुल्तानडेंगोर जो है यह सबसे पश्चिमी भाग है। यह कौन सा है? सबसे पश्चिमी वाला भाग है, सुल्तानडेंगोर है। तो कभी-कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और उसको मैं ग्राफ करके मैं समझाऊंगा। अभी इतनी जल्दी कंप्लीट होने वाला नहीं है, अभी बहुत ज्यादा, अभी अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्लास और लगेगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। तो आर.एल. एस्टाइन के द्वारा इसका क्या किया गया है? खोज किया गया है, सुल्तानडेंगोर का खोज किया गया है। ठीक है, हम लोगों से अगर यह पूछा जाए कि यहां से कौन कौन से साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, यहां से कौन कौन से साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, वह साक्ष्य कौन कौन सा है? मनुष्य की अस्थि की प्राप्ति यहां से हुआ है। अब मनुष्य है, मरेगा तो हड्डी तो मिलेगा, तो मनुष्य की अस्थि की यहां से क्या हुआ है? प्राप्ति हुआ है। यहीं से अगर देखा जाए तो राख से भरा हुआ बर्तन की भी क्या हुआ है? प्राप्ति हुआ है। और यहीं से तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुआ है। तो तांबे की कुल्हाड़ी, ये भी आपके पेपर में आ चुका है कि तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति कहां से हुआ है? तो वो कौन सा है? सुल्तानडेंगोर से हुआ है। कहां से हुआ है? सुल्तानडेंगोर से हुआ है। याद करेंगे किसकी प्राप्ति हुआ हो रहा है। यहीं से अगर देखा जाए एक और साक्ष्य मैं आप लोगों को बताऊं सुल्तानडेंगोर का, तो यहीं से एक और साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, मिट्टी की बनी चूड़ियां। तो मिट्टी की बनी हुई चूड़ियों का भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। आप लोग ये पॉइंट्स देख के आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पेपर के लिए कितना ज्यादा सुल्तानडेंगोर मतलब आपका उपयोगी है। मैंने एक लाइन और यहां बताया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? सुल्तानडेंगोर है। याद रहेगा कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? सुल्तानडेंगोर है। याद रहेगा हमेशा सबसे पश्चिम वाला, सबसे पूर्व वाला क्षेत्र कौन सा है? आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है। यहां देखिएगा, वहां पे तांबे का रथ की प्राप्ति हुआ है, और यहां पर तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुआ है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा यही अंतर हो जाता है पुरियार चेतना जी, तांबे का रथ और तांबे की कुल्हाड़ी का। शाम की क्लास श्वेता जी ज्योग्राफी वाली क्लास का तो मिलते हैं ना, आप एक काम कीजिएगा,
मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो जाइएगा, वहां पर मेरी जितनी भी क्लासेज होती है उसका मैं लिंक सेंड कर देता हूं। ठीक है, तो इसके साक्ष्यों की प्राप्ति हो रहा है, ये सभी के सभी क्या है, इसके साक्ष्य है। या एक और लाइन इसके बारे में लिख लीजिएगा, या हड़प्पा सभ्यता के, या हड़प्पा सभ्यता एवं बेबीलोन सभ्यता के मध्य एक व्यापारिक स्थल है। इन दोनों के मध्य में क्या था, एक व्यापारिक स्थल था जो बेबीलोन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया करता था। ये इसके बारे में पॉइंट्स हुआ। अब लोग आते हैं नेक्स्ट स्थल पे, और वो कौन सा है, कोट दीजी। कौन सा नाम है, कोट दीजी। देखिए नाम अजीबोगरीब मिले, लेकिन फिर भी आपको याद भी करना होगा। एक बार सुबह शाम आप बार बार इसको रिपीट करते रहोगे ना, देखते रहोगे ना, तो ये सारी चीज आपके माइंड पर बैठ जाएगा। एक बार में कभी भी ये चीज आपको याद नहीं हो सकता है, मुझे भी पता है, और इसके बारे में आप भी जानते हैं कि आप कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी रट्टा मार ले, रटने के बारे में तो आप भूल जाइएगा। मैं ही कहता हूं, रटंत विद्या घटंत बुद्धि, कितना भी रट्टा मारोगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, उसको चीजों को एक एक करके आपको याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग पे रखना पड़ेगा कि अंतर क्या है, किस प्रकार से है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि वो सारी चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा, अगर आप लोग कंसंट्रेशन के साथ याद करोगे तब। एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड इसीलिए हो जाता है, और कुछ टीचर लोग जो है वो हार्ड बना देते हैं किताबों को पढ़ाते पढ़ाते। अब आपको अगर मैं किताबें पढ़ाने लगूं तो कंप्लीट होगा क्या, नहीं हो पाएगा। यूपीएससी लेवल का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आप यूपीएससी लेवल का पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने मन में ये लाना चाहते हैं कि आपको यूपीएससी निकालना है हर हाल में, अगर आप अपना टारगेट फिक्स करें कि 21 में आपको निकालना है, तो 21 में निकालने के लिए आपको अपने माइंड पर भी रखना पड़ेगा कि आपको अपने वे ऑफ, यानी कि पढ़ने के तरीका को चेंज करना पड़ेगा। कैसे आप चेंज करोगे पढ़ने के तरीका को, सिंपल सा है कि एक बार आप सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, और टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको आप देखो। अपना स्वयं का नोट्स बनाने का आदत डालिए। मेरे द्वारा मेंस लेवल की क्लासेस शुरू की जा रही है 1 नवंबर से मैं उन क्लासेस को शुरू कर रहा हूं। डेली 2.5 से 3 घंटे का मैं शेड्यूल बनाऊंगा, और ये क्लासेस मैं नाइट में चलाऊंगा, रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक या 1 बजे तक कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि मेरे पास वही टाइम बच पाता है। तो उसी टाइम पर मैं आप लोग को ज्यादा टाइम दे पाऊंगा, तो उस समय में वो क्लास लूंगा, और आप लोग खुद भूल जाओगे। पीपीटी के द्वारा पढ़ना, ये बात आप जान लो, आप लोग के माइंड से वो सारा चीज निकल जाएगा। पीपीटी का बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को अपना मानते हैं और मेरे को कंटिन्यू क्लास करते हैं, तो वो लोग भूल चुके हैं। पीपीटी के द्वारा बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, तो बोलते हैं कि सर आप यूट्यूब पे जाते हैं, आपके जैसा पढ़ाने वाले टीचर का सर्च करते हैं, लेकिन कोई मिलता नहीं है सर जल्दी। ठीक है, सब कोई पीपीटी में आ रहा है, अच्छा पीपीटी बना के लेके आए, बोला उसमें खींचे, ये किया जाता है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को, आगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, और आप लोग भी क्या करते हैं, पीपीटी लेकर अपना नोट्स पूरा बना देते हैं। उन्होंने किताब का पीपीटी बनवाया और आप उनके पीपीटी से अपने कॉपी को किताब बना लिए। फायदा क्या हुआ, ये गधे जैसा तैयारी करोगे तो आपका आईएएस निकलेगा क्या, कभी नहीं निकलेगा। लाइफ में लिखवा कर रख लो, कभी नहीं निकलेगा। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, कोई आप एसएससी और कर्मचारी का यानी लो लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हो। आईएएस में वो बच्चे भी आते हैं, मैं बार-बार अपने शब्द का प्रयोग करता हूं कि आईएएस में वजह से आप क्या सुन रही सर, आप बोल रहे हैं कि नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज सुन में आ रही है जी, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो मैं यही बता रहा था कि आप लोग अपने पर कंसंट्रेट कीजिए, अपना नोट स्वयं से बनाइए, तब जाके आपकी सफलता निश्चित हो पाएगा। आईआईटी किए हुए बच्चे, जो बच्चे डॉक्टरी किए हुए हैं, एम्स की तैयारी किए हुए हैं, मेडिकल की तैयारी किए हुए हैं, बचपन से अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े हुए हैं, जहां जिस स्कूल और कॉलेज में जाने का आप लोग सपने देखा करते थे और नहीं जा पाए, उन कॉलेज और स्कूल में पढ़े हुए बच्चे आकर आईएएस की तैयारी करते हैं, और आपको उनको निकाल फेंकना है, उनको पीछे ढकेल देना है। जो बचपन से अच्छे तरीके से पढ़ रहा है उसको आपको साइड करना है मात्र 2 साल की मेहनत से। तो उसके लिए आप कैसे तैयारी करोगे, सोचो तो, अपना दिमाग लगाओ तो। क्या गधे के समान तैयारी करोगे तो हो जाएगा? नहीं, आईएएस कभी भी गधे नहीं बनते। आईएएस वही बनता है जो दिमाग से स्ट्रांग हो और स्मार्ट हो, चीजों को जानता है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, और उसका अपना नजरिया हो, किसी भी चीज के प्रति सोचने का उसका अपना नजरिया हो, तभी जाकर वह सफल हो सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग का नजरिया चेंज मैं करके ही रहूंगा। फोर्थ मोमेंट में बोलता है कि यूपीएससी का तो हो गया सर, मैं एक मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर देख रही थी, फोर्थ मोमेंट में बोलता है यूपीएससी का तो हो गया सर, आप साथ हो लेते हो। मेरा आप लोगों के साथ है, हमेशा साथ है। ठीक है, श्वेता जी एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। तो दीजिए, आपको देखिए ये 7वें नंबर की क्लास होने जा रहा है, और अभी तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता, मुझे भी पता है कि आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कितना चलेगा, और मेरे में है कि एक भी पॉइंट छूट ना पाए, सारे पॉइंट्स में कवर करा दूं, ताकि आप जो नोट्स एक बार पलटो तो आपका तैयारी रहे, कोई वीडियो देखने का और कोई किताब पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं, रहूंगा। बस जैसे आप लोगों को मेरी जरूरत है, वैसे ही आप लोगों को, जैसे मतलब कि होता है आप लोगों को मेरी जरूरत है, वैसे ही मुझे आप लोगों की भी जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, वैसे आप लोग को अपना लाइफ डेडिकेशन और ये सारी चीजें देना है, बस। फिर ये बहुत ज्यादा पूरे, ताकि अनअकैडमी के टीचरों के रैंकिंग में मेरा रैंक ना गिरे ऐसे पढ़ाने से, नहीं तो मैं भी वही लेके आ जाऊंगा जो बाकी टीचर्स कर रहे हैं। कोट दीजी के बारे में देखा जाए तो, कोट दीजी के बारे में देखा जाए, यहाँ के साक्ष्य के बारे में, सॉरी, ये स्थल के बारे में देखा जाए, ये पाया कहां गया है, मोहनजोदड़ो के पास। ये कहां पर है, तो यह स्थल है मोहनजोदड़ो के पास में, इस स्थल की प्राप्ति हुआ है। और दूसरा अगर हमसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के पास है, तो सिंधु नदी, और उसके पास में अगर यह है तो ये भी कौन सी नदी के पास में पाया जाएगा, सिंधु नदी के पास में। अब क्वेश्चन यहां यह बनता है, किसकी खुदाई, या खुदाई आपसे पूछा जाए या खोज पूछा जाए, तो इसकी खुदाई किसने कराया था? अगर आपसे पूछा जा रहा हो कि इसकी खुदाई किसने करवाया हुआ था, इसकी खुदाई 1955 में। अब देखिएगा यहाँ पे डाउट्स है, एनसीईआरटी में ही डाउट्स है, दोनों एनसीईआरटी अलग अलग डेट्स देता है, कुछ आपको देता है 1955 में और कुछ आपको देता है 1957 में। मैंने दोनों लिख दिया, यूपीएससी डेट को कभी नहीं पूछेगा, या स्टेट पीसीएस वाले पूछने का हिमाकत कर सकते हैं, तो दोनों डेट मैंने दे दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहे। दोनों में से कोई भी एक आपके पेपर में दे दे तो आप लोग बता सकते हैं। और किसने इसका खोज किया था, खुदाई करवाया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फैज अहमद। ठीक है ना, फैज अहमद खां के द्वारा इसका खुदाई करवाया गया था। यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि साक्ष्य की प्राप्ति कौन सा हुआ है, यहां से कौन से साक्ष्यों की प्राप्ति हुआ है, अगर हम देखते हैं, यहां सबसे फर्स्ट नंबर का जो साक्ष्य मिलता है वो कौन सा है, हृदय की आकृति। कौन सा है, हृदय की आकृति। और दूसरा देखा जाए तो आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, झुमका गिर गया बरेली के बाजार में, तो यही यहां से कोटजी के बाजार में वो झुमका गिरा हुआ था, तो वो झुमका का भी साक्ष्य मिल गया। तो झुमके का साक्ष्य,
तो यहां से झुमके का भी साक्ष्य की क्या हुआ है, प्राप्ति हुआ है। तो दो चीजों का उद्दीजी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, हृदय की आकृति और दूसरा झुमके के साक्ष्य, मतलब वहां पर जो पत्थरों पे आकृति बनाया गया वो हृदय की आकृति बनाया गया है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है हृदय की। नेक्स्ट स्थल हम लोग किसके बारे में देखते हैं, आमरी। कौन सा स्थल है, आमरी के बारे में। यह देखा जाए तो किस प्रकार का स्थल है, यह एक प्रकार से प्राक हड़प्पाकालीन, प्राक नहीं जी बफिंग नहीं हो रहा है, हड़प्पाकालीन पूरा स्थल है। और इस स्थल की खुदाई किसने करवाया था, इस स्थल की खुदाई किसने करवाया था, इसकी खुदाई हुआ था 1929 ईस्वी में। और किसने करवाया था, तो एनजी मजूमदार ने करवाया था। किसने करवाया था, एनजी मजूमदार के द्वारा कराया गया था। और ये कहां, तो यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है, तो सिंध नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के साक्ष्य के बारे में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक साक्ष्य की प्राप्ति हुआ है, और वो कौन सा है, बारहसिंगा। तो बारहसिंगा पशु के बारे में कहां से साक्ष्य की प्राप्ति हुआ है, तो वो साक्ष्य कौन सा है, तो वह साक्ष्य है आपका आमरी। बारहसिंगा साक्ष्य की प्राप्ति कहां से हुआ है, तो आमरी से हुआ। याद रहेगा आप सभी लोगों को, कहां से हुआ है, आमरी से हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्थल देखते हैं। और नेक्स्ट स्थल कौन सा है, रोजदी। कौन सा है, रोजदी। कौन सा है, रोजदी। तो रोजदी के बारे में अगर देखा जाए, ये कहां पर है, गुजरात के, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। कहां पर है, तो गुजरात के सौराष्ट्र के जिले में है। और यहां से अगर देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए तो यहां से प्राक, मध्य एवं उत्तर हड़प्पा के साक्ष्यों की क्या हुआ है, प्राप्ति हुआ है। तो ये रोजदी जो है, यहां से तीनों प्रकार के साक्ष्यों की क्या मिल रहा है, प्राप्ति मिल रहा है। तीनों के तीनों प्रकार के यहां के साक्ष्यों की प्राप्ति हो जा रहा है। नेक्स्ट आप लोग स्थल लिखिएगा, वो स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी। चलिए राखीगढ़ी के बारे में पूछा जाए, इसका खोज, तो इसका जो खोज करने वाले हैं उनका नाम क्या है, रफीक मुगल। नाम इनका है, रफीक मुगल के द्वारा इसका खोज किया गया। और ये राखीगढ़ी है कहां पर, कहां पर है, ये जिंद में है। हरियाणा वाले कोई है या नहीं है यहाँ पे, हरियाणा का, तो जिंद या हिसार में है। तो जिंद या हिसार में ये आपके पाया जाता है। और यहां से अगर साक्ष्य हम लोग से पूछ लिया जाए, यहां से कौन से साक्ष्य की प्राप्ति हुआ है, तो यहां से प्राप्ति हुआ है अग्नि वेदिका का। यहां से अग्नि वेदिका के साक्ष्य की प्राप्ति हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, राखीगढ़ी से ही अग्नि वेदिका के साक्ष्यों की प्राप्ति हो रहा है। और एक स्थल यहां और हम लोग देखेंगे, सबसे अंतिम स्थल को देख लेते हैं, वो कौन सा है, तो वो है अल्लाह दीनो। कौन सा है, अल्लाह दीनो। ये स्थल है, ये किस प्रकार का स्थल है, यानी कि जो अरब सागर है ना, तो सिंध प्रांत के अरब सागर के किनारे यह एक पूरा स्थल की प्राप्ति हुआ है। और इसका जो उत्खनन का कार्य था वो फेवर सावेस के द्वारा किया गया था। इसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये नाम पिछले बार जब पूछा आपके, ये बीपीएससी ने पूछा हुआ था, तब से ये किताबों में भी और टीचरों की जुबान पर भी ये नाम आने लगा। उससे पहले कोई टीचर इसके बारे में नहीं बताया होगा या नहीं बताता था, क्योंकि ये नाम पूछे नहीं जाते थे। लेकिन अब ये पूछा जाने लगा, यह कैसा स्थल है, यह एक प्रकार से पूरा स्थल है। कौन सा स्थल है, तो पूरा स्थल है। और यह पूरा स्थल को देखा जाए तो कहां पर, तो सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के अरब सागर के किनारे इसकी क्या मिली है, इसकी प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें देखते हैं कि इसका उत्खनन का कार्य किसने किया था, इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था। इसका जो उत्खनन का कार्य था वह किया गया था फेवर सावेस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, फेवर सावेस के द्वारा किया गया था। और यहां से कौन कौन से साक्ष्यों की प्राप्ति हुआ है, कौन कौन से साक्ष्य जिसकी प्राप्ति हो रहा है, यहां से जो साक्ष्यों की प्राप्ति हो रहा है वो कौन सा है, मिट्टी के बने खिलौना गाड़ी। किसकी, मिट्टी के बने हुए खिलौना गाड़ी की प्राप्ति हो रहा है। और दूसरा देखा जाए तो सोना और चांदी से निर्मित आभूषण, तो सोना और चांदी से निर्मित आभूषणों की भी यहाँ पर क्या हुआ है, प्राप्ति हुआ है। यही वो स्थल है जिसका नाम कौन सा है, अल्लाह दीनो। क्या नाम है, अल्लाह दीनो। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे, और आई थिंक वो मैक्सिमम स्थल को मैंने कंप्लीट करवाया। लेकिन क्या इतना ही कंप्लीट कर लेने से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्या नहीं। कुछ ऐसे हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं टिप, मतलब कि होता है ट्रिक वाइज समझा देना, तो ट्रिक वाइज में समझाने का ट्राई करूंगा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपसे यह पूछा जाए, लिख लीजिएगा महत्वपूर्ण तथ्य, तो हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब महत्वपूर्ण तथ्यों में देखा जाए, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये सबसे हटकर मैं पॉइंट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है। ये कोई ना टीचर बताएगा और ना आप कितना भी किताब पढ़ लो, ये किताबें भी पढ़ने से आपको याद नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, और देखिएगा ये सारी चीजें कितना इजी वे में याद हो जाएगा। सबसे पहले एक पॉइंट बताइए आप लोग, क्या हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रमाण मिला है, दास प्रथा का प्रमाण मिला है। जी हाँ, बिल्कुल इसका क्या मिला है, प्रमाण प्राप्त हुआ है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रमाण था, तो आप बोल सकते हैं हाँ था। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं यह कैसी सभ्यता थी, तो मातृ प्रधान सभ्यता थी। आजकल के लोग माँ बाप का रिस्पेक्ट करना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये जो भौतिक दुनिया है, इस भौतिक दुनिया में वो खोए हुए हैं। ठीक है, ये सब हमारे समाज की नहीं है, ये यूरोपीय समाज की सभ्यता है। हमारे सभ्यता में तो पुराने समय से आप देखिए तो मातृ प्रधान सभ्यता रहा। और मातृ प्रधान सभ्यता, गुड आफ्टरनून, मातृ प्रधान सभ्यता इसीलिए इसको कहा जा सकता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में नारी मूर्तियों की प्राप्ति हुआ है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में नारी मूर्तियों की प्राप्ति होने के कारण इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया कि यह किस प्रकार की सभ्यता है, तो एक प्रकार से कहा गया कि मातृ प्रधान, यानी कि यहाँ पर लोग माँ, मतलब कि जो माता है उनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे, आजकल की तरह नहीं कि चार दीवारी के अंदर। तो अभी हमारा समाज बहुत ज्यादा गर्त में जा रहा है, धीरे धीरे इस चीज को वो समझ नहीं पा रहा है। दुर्गा पूजन पूजा चल रहा है, इस चीज को भूल जाता है। ऐसे बच्चे जो 16 से 25 साल की एज में आते हैं, वो बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि माँ बाप आपको कितना परिश्रम करने के बाद आपको इतना बड़ा करता है कि आपको स्वयं सोचने बुझने की कैपेसिटी आ जाता है। लेकिन जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो जो आपका बचपना था,
जब आपको जरूरत था माँ बाप का कि उनका हाथ पकड़ के चलने का, वैसे ही बच्चे आपका जो होता है बड़े होने के बाद माँ बाप भी बचपने के रूप में चले जाते हैं, बच्चे जैसे ही हो जाते हैं, उनका भी शरीर थक गया होता है और उस समय जरूरत होता है आपको उनके हाथ पकड़ के चलाने का, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को से भाग जाते हो। यही हमारे समाज की अभी वर्तमान समय में कमियां हैं, और जब हम लोग सोसाइटी पढ़ेंगे, समाज पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। एथिक्स में जब देखेंगे तो हम लोग इसमें कुछ डेवलपमेंट करने का ट्राई भी करेंगे, क्योंकि आपकी एथिक्स में ये टॉपिक के बारे में चर्चा करना है। चलिए आप लोग बताइएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या सती प्रथा का प्रमाण मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सती प्रथा का प्रमाण मिलता है? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइएगा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में? हाँ, पुलियार चेतना जी ने सबसे पहले आंसर दिया, हाँ, तो ये भी बताइए। अंकित जी ने बताया नो, दानिश खान का भी आंसर है यहाँ पे नो। जितने लोग यहाँ आंसर कर रहे हैं हाँ, उनको भी बताना है कि कहां से सती प्रथा का प्रमाण मिला है, और जो लोग बता रहे हैं नहीं, उनको भी बताना है कि क्या किसी स्थल से ऐसा प्रमाण की तो प्राप्ति नहीं हुआ है। कृष्णा जी का भी आंसर आया हुआ है यस। और कोई? वेरी गुड, सोचिए। अब तो आप लोगों को सोचना है, मैंने पूरे स्थलों के बारे में बता दिया। अंकित सिन्हा का यस, पहले अंकित सिन्हा ने नो कहा, वेरी गुड। पुलियार चेतना ने सबसे पहले आंसर दिया है लोथल, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सती प्रथा का क्या है प्रमाण प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा की प्रमाण की प्राप्ति हुआ है, और कितने स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो 2 स्थलों से प्राप्त हो रहा है। एक पॉइंट हम लोग कौन सा देखते हैं? लोथल। कौन सा देखते हैं? लोथल। अगर हम लोग लोथल के बारे में देखते हैं तो लोथल में हम लोग ये पाए थे कि यहाँ पर युगल समाधान, और युगल समाधान यानी कि हस्बैंड वाइफ का, यानी कि स्त्री पुरुष का समाधानों में देखा जाए तो टोटल 3 समाधान की प्राप्ति हुआ था, 3 कब्रों की प्राप्ति हुआ था लोथल में। और दूसरा स्थल कौन सा है? तो दूसरा स्थल है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। अगर हम लोग कालीबंगा से देखें तो कालीबंगा से भी युगल समाधान की प्राप्ति हुआ, और यहां से टोटल कितना हुआ था? सिर्फ और सिर्फ एक हुआ। वो तो कब्रिस्तान है ना अंकित सिन्हा जी, वो तो कब्रिस्तान है ना। यहां पर यह पूछ रहा है सती प्रथा के बारे में, और सती प्रथा का मतलब यह हुआ युगल समाधान, एक साथ स्त्री पुरुष को दफन किए जाने का समाधान कहां पे प्राप्ति हुआ है, यह बात उस चीज के बारे में कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो 2 स्थल है, वो स्थल कौन सा है? लोथल है और कालीबंगा है। इन्हीं दोनों स्थलों से युगल समाधानों की क्या हुआ है? प्राप्ति हुआ है। चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और बताइएगा। चौथे नंबर में अगर तथ्य के बारे में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के थे? मतलब शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? जल्दी बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के थे? शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? नॉनवेज थे। अंकित सिन्हा जी ने आंसर पहले बताया। और कोई? नॉनवेज। और कोई? मच्छी जी हाँ, देखिए ये दोनों प्रकार के लोग थे। या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर कुछ प्रमाण तो दूध का भी मिला है, तो ये कैसे थे? तो शाकाहारी भी थे, शाकाहारी भी है, और दूसरे कौन से हैं? मांसाहारी भी है। तो दोनों प्रकार के क्या है या प्राप्त हुए हैं? शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। अर्चना राज बिल्कुल सही आपने आंसर दिया कि दोनों प्रकार के प्राप्ति हुआ है। फिर अगर हम लोग यह देखते हैं, ठीक है, फिर अगर हम लोग यह देखते हैं कि कितने नंबर? 5वें नंबर पे आभूषण के बारे में। यहाँ पर आभूषण के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर आभूषण के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, मैं दिख नहीं रहा हूँ, दिख तो रहा हूँ, नीचे देखिए मैं दिख रहा हूँ। आभूषण के बारे में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण को लेकर काफी ज्यादा शौकीन थे, शौकीन थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सोने के भी आभूषण मिले हैं। किसके किसके? सोने के आभूषण मिले हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी के आभूषणों की भी प्राप्ति हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए माणिक्य की भी आभूषणों की प्राप्ति हुआ है। यहाँ पर मिट्टी के बने हुए आभूषणों की भी प्राप्ति हुआ है। यहाँ से शिव के भी आभूषण की प्राप्ति हुआ है, और हाथीदांत, हाथीदांत, इन सभी के आभूषणों की प्राप्ति हुआ है। यहीं पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक दर्पण की प्राप्ति हुआ है। प्रकार से मैंने बनाने का ट्राई किया, नहीं बना, कोई बात नहीं है। एक प्रकार के दर्पण की प्राप्ति हुआ है, और वो दर्पण किसका बना हुआ है? तांबे का दर्पण बना हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हो रहा है। तो तांबे का बना हुआ दर्पण की प्राप्ति हुआ है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो कंघी है, जो बालों को सही करने के लिए कंघी है, तो कंघी है या सुई है? सुई है। इन दोनों को बनाए जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था। किसका? तो हाथी दांत का प्रयोग किया जाता, अर्थात यह आभूषणों के शौकीन थे। तो ये 5 पॉइंट मैंने महत्वपूर्ण बताया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, जहां इसके आगे के पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।